जय हिंद। आज आपके लिए दो न्यूज है। एक तो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है और दूसरा न्यूज ये है कि हम 10 दिन का सेशन ले रहे हैं। कितना दिन का? 10 दिन का सेशन ले रहे हैं और आपके इस 10 दिन में आपकी पूरी हिस्ट्री की रिवीजन करवाई जाएगी। पूरी हिस्ट्री मतलब समझ रहे हैं? पूरी हिस्ट्री 10 दिन का सेशन, इसको मिस मत कीजिएगा। जितने लोग मिस कीजिएगा उतने लोग चले जाइएगा। और पता है ये हिस्ट्री आपके लेवल की रहेगी। लेवल की कहने का मतलब एसएससी जीडी ये सब में तो पूछती है, तो एसएससी जीडी वगैरह में फैक्ट सब पूछती है, लेकिन आपके जो बीपीएससी में पूछती है वो फैक्ट नहीं रहती है। ठीक है, वो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझनी पड़ती है। तो आपके इस बैच में जो हिस्ट्री का हम ला रहे हैं 10 दिन का सेशन, उसमें कॉन्सेप्ट भी रहेगी और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके फैक्ट्स भी रहेंगे। तो ये मौका प्लीज मिस मत कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। और जो लोग आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको सबको भेजिए कि हिस्ट्री का सेशन आज से चालू होने वाला है। और हिस्ट्री का सेशन आपको अपलोड हो जाएगा शाम 4 बजे। कितने बजे? शाम 4 बजे आपको वीडियो मिलेगा हिस्ट्री का। तो 4 बजे जरूर देखिएगा हिस्ट्री क्लास। फिलहाल तो अभी हम लोग मिले हैं करेंट अफेयर्स के लिए और करेंट अफेयर्स का टाइम आपका रहेगा सुबेरे 8 बजे। सुबेरे 8 या सुबेरे आपका 11:30 बजे रहेगा। 8 या 11 यही दो टाइम में आपका करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। पिछले कक्षा में हमने करंट अफेयर्स पर बात की थी, तो करंट अफेयर्स के हमने कुछ छोटे छोटे करंट अफेयर्स को देख लिया था और हम आज इस बार बड़े करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। बड़े करंट अफेयर्स मीन्स सर, तो बड़े करंट अफेयर्स मीन्स सर जिससे टॉपिक से क्वेश्चन डीप से उठा के पूछे जा सकते हैं, इस करंट अफेयर्स को हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पहले से मैंने बता दिया है कि इस क्लास में आपको पेपर के एनालिसिस मिलते हैं। पेपर एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि दैनिक जागरण पेपर में जो न्यूज होगा, हिंदू पेपर में जो न्यूज होगा, जागरण सप्ताह में जो न्यूज होगा, आमतौर पर इन्हीं 3 पेपरों की न्यूज हम बताते हैं। और इन 3 पेपरों में आपको भी पता है कौन कौन है? दैनिक जागरण, जागरण सप्ताह और एक हो गया हिंदू। इन 3 पेपरों की न्यूज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब कहां से लेना था? पिछले क्लास में हमने बताया था हिंडनबर्ग मामले में। हिंडनबर्ग क्या था? शॉर्ट सेलिंग मामला था। शॉर्ट सेलिंग पे हम थोड़ा सा बता दिए थे और उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे है कि जैसे देखिए जेल वगैरह में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जैसे जेल में मान के चलिए कि आरोपित है, जैसे कोई पकड़ा गया, जैसे कोई मर्डर किया है पकड़ा गया, तो अब मर्डर किया है वो पकड़ा गया है, तो हो सकता है कि उसके साथ एक लैपटॉप भी पकड़ा गया हो सकता है उसके साथ एक फोन भी पकड़ा गया हो। तो उसके साथ जो लैपटॉप और फोन पकड़ा गया है उसका पासवर्ड बताने के लिए पुलिस मजबूर करती है। पुलिस उसको मतलब उस पर जोर जबरदस्ती करती है। हो सकता है तो उसके साथ गलत भी कर सकती है, मारपीट वगैरह कर सकती है। इसके हिसाब से भी पुलिस उससे उगलवाती है पासवर्ड, या उससे पुलिस पूछती है, पूछताछ करती है। तो उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब से जो आरोपित पकड़े जाएंगे उनसे जबरदस्ती पासवर्ड नहीं बुलवाया जा सकता है। अगर उसका मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। आप उससे जोर जबरदस्ती करके पासवर्ड नहीं ले सकते हैं। एक न्यूज ये हो गया। अब देखिए, अब बढ़ते हैं। एक चीज समझ में आ गया कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि आरोपित से पासवर्ड बुलवाने के लिए आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये भी है ना कि अब जो मान के चले कि आपसे पूछताछ होगी सेल में, हाजत में जो आपसे पूछताछ होगी कि आपने ये गुनाह किया है या ये गुनाह नहीं किया है, तो उसके लिए ना आपका वीडियो रिकॉर्डिंग साथ में होगा। हो सकता है ना कितने जो आरोपी होते हैं मान के चलिए वो थाना में बोल देते हैं कि हाँ हमने मतलब बचने के लिए कि हाँ हमने खून किया है, और जब बोलते हैं हमने खून किया है तो मतलब उनको पुलिस वाला छोड़ देता है कि अब चलो भाई अब तो आरोप कबूल कर लिया है। तो जब आरोप कबूल कर लिया है तो ये कोर्ट में भी बोलेगा कि हमने खून किया है। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता है जब कोर्ट में जाता है ना तो बोल देता है कि ना हमने नहीं किया। अब बताइए क्या होगा? अब जज साहब तो बोल रहे हैं कि हो सकता है अब वहां ये भी बोल देगा कि पुलिस हमसे जोर जबरदस्ती करके बयान ले ली है कि हमने खून किया है। तो जज साहब के सामने तो वो मुजरिम शरीफ हो गया, पुलिस जो थाना अध्यक्ष है उनको वो बदनाम हो गई या उनको डांट लग गई। इसके वजह से अब नया जो कानून हम लोग का बना है, इस कानून में कहा गया है कि जब भी आरोपी की पूछताछ होगी तो उस समय आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब अगर मान के चले कि कोई गुनाह कबूल कर रहा है तो इस पे आपको क्या करना है? वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो एक ये हो गया। उसके बाद अभी जो ट्रक वाला था वो कुछ दिन के लिए रुक गया है, वो अभी नया कानून पारित नहीं हुआ है। उसके बाद एक चीज और था कि अपना जो एस जयशंकर है, ध्यान रखिएगा, एस जयशंकर, ये एस जयशंकर कौन है? ये एस जयशंकर कौन है? तो हम लोग के विदेश मंत्री है। कौन मंत्री है? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक है, और एस जयशंकर जो है ना विदेश मतलब मान के चलिए ना कि बहुत दूर दूर जाते हैं, घूमते हैं, दूर दूर जाए घूमने के बाद आप मान के चलिए ना
कि वहां से संधि वगैरह होता है। तो अभी विदेश से जो है ना एस जयशंकर ये गए हैं अपना नेपाल। कहाँ गए हुए हैं ये? नेपाल गए हुए हैं, ये अभी नेपाल गए हुए हैं। तो नेपाल भाई क्यों गए हैं? तो नेपाल जी हाँ अपना लोग का पड़ोसी देश है। आप समझिएगा दो चीज, एक तो जो एसएससी जीडी वाले होंगे उनको ये जरूरत है, उनको सिर्फ इतना जरूरत है कि एस जयशंकर ने हाल ही में किन 2 दौरे का किया था, 2 दौरा किए हैं। पहले गए थे रूस, पहले कहाँ गए थे हम दोनों आपको बता रहे, ठीक है। पहले गए थे रसिया, पहले कहाँ गए थे? रसिया। तो रसिया में क्या करके आए हैं? तो रसिया में जो तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में, रसिया में जो गए हैं तो तमिलनाडु में एक कुडनकुलम आपका बन रहा है परमाणु योजना। क्या बन रहा है? कुडनकुलम परमाणु योजना, विद्युत के लिए, जो जहां से आपका लाइट बनता है, जहां से बिजली बनती है, उसके लिए एक परमाणु ऊर्जा ग्रह लगाने की जो व्यवस्था की जा रही है तमिलनाडु में। उसमें सहयोग किससे प्राप्त होगा? उसमें सहयोग रूस से प्राप्त होगा। यही रूस से सहयोग प्राप्त करने और कुछ सुधारों के लिए गए थे। कहाँ पे? रसिया में गए थे, ठीक है। एक चीज और समझिएगा कि रसिया से जो हम लोग का तेल मिल रहा है वो सब देशों से कम दाम पे मिल रहा है। क्यों कम दाम पे मिल रहा है? क्योंकि रसिया जब से यूक्रेन पे हमला किया है तब से रसिया पे बैन लग गया है, कोई देश उसके साथ आयात और निर्यात नहीं कर रहा है, जिसके वजह से सिर्फ भारत उससे आयात और निर्यात कर रहा है। तो भारत अगर मान के चले उससे आयात करेगा, तो अगर मान लीजिए कि सारा देश ने बैन लगाया है तो वो अपना तेल बेचेगा किसको? सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बेचेगा। जब इंडिया को बेचेगा तो वो कम दाम पे बेचता है। तो इसलिए भी रसिया से हम लोग का संबंध क्या है? मजबूत है। तो एस जयशंकर वहां पे गए हैं तो बात क्या करके हैं? तमिलनाडु में परमाणु गृह योजना, परमाणु गृह लगाने का, जिससे बिजली उत्पादन में हम लोग को और सहायता मिलेगी। 2 लाख गीगावाट बिजली उत्पादन होगी। कहां से? परमाणु ऊर्जा से। क्या नाम है? कुडनकुलम। क्या नाम है? कुडनकुलम। ये भी लिख देते, कुडनकुलम। क्या नाम है परमाणु बिजली ग्रह का? कुडनकुलम। तब देखिए कुछ दिन पहले गए थे तो रसिया में 5 दिन का इनका दौरा था। 5 दिन के दौरा में कौन बिजली घर लगवाने गए थे? कुडनकुलम लगवाने के लिए सहयोग प्राप्त किए हैं। किससे? रसिया से। अभी 2 दिन का दौरा था नेपाल का। तो नेपाल में क्या किया? नेपाल में कुछ मंदिर भी घूमे हैं। क्या सॉरी कौन बात है, मंदिर घूमे होंगे, खेत घूमे होंगे, इससे हमको क्या मतलब है? काम का बात क्या किया? तो नेपाल में 2015 में काठमांडू में बहुत भयानक भूकंप आया था, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। देखिए काठमांडू में भूकंप 2015 में आया था। अब पैसा उसके लिए अभी दिए हैं। कितना दिए हैं? 1000 करोड़ नेपाली रुपया। कितना करोड़? 1000 करोड़ नेपाली रुपया। 1000 करोड़ नेपाली रुपया किसको दे के आए हैं? नेपाल को दे के आए हैं। कौन दे के आए हैं? एस जयशंकर। किसके तरफ से? मोदी जी के तरफ से। कितना दे के आए हैं? 1000 करोड़ नेपाली रुपया। क्यों दिए हैं? तो जो लोग या जो व्यक्ति थे जिनका नुकसान हुआ था कब? 2015 के भूकंप में, जिनकी जान माल की क्षति हुई थी, जिनका मान के चले उनके घर में कोई भी किसी की मृत्यु हो गई थी, उनको फायदा देने के लिए, उनको अनुदान देने के लिए भारत ने नेपाल को कितना करोड़ दिया है? 1000 करोड़ नेपाली रुपया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने वित्तीय अनुदान किस देश को दिया है? तो नेपाल को दिया है। कितना दिया है? 1000 करोड़ नेपाली रुपया। किसने दिया है? एस जयशंकर ने दिया है। तो जयशंकर का 2 दौरा समझ में आ गया। अभी कुछ दिन पहले गए थे रूस और अभी कहाँ गए हैं? नेपाल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला करंट अफेयर्स हम लोग का आ रहा है झारखंड से। कहां से आ रहा है? झारखंड से आ रहा है। कैसे? झारखंड में क्या ऐसा हो गया? झारखंड में एक प्रोजेक्ट चला गया था, पायलट प्रोजेक्ट। इसमें एगो प्रोजेक्ट था प्रतिबिंब। सर क्या क्या बता रहे हैं? झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट, उसके अंदर प्रतिबिंब प्रोजेक्ट, ये था क्या? समझिएगा, आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य का? झारखंड का है। और पायलट प्रोजेक्ट के अंदर प्रतिबिंब जो था ये किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। किस अपराधियों को? साइबर अपराधियों को। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा बनाया गया था? प्रतिबिंब पोर्टल बनाया गया था। क्या इससे साइबर अपराधी पकड़े गए हैं? जी हाँ, इससे 458 साइबर अपराधी पकड़े गए। कितना साइबर अपराधी? 458 साइबर अपराधी इससे पकड़े गए हैं प्रतिबिंब पोर्टल से। सर साइबर अपराध होता क्या है? तो जैसे मान के चले कि आपके भी गांव घर के पास में होंगे कुछ व्यक्ति जिनके पे फोन आया होगा कि एटीएम का पिन बताइए, और एटीएम का पिन जब आप बताए होंगे तो आपके अकाउंट से हजारों के हजार पैसा निकल गया होगा, कभी कभी लाखों गायब हो जाता है। इसको साइबर अपराध बोला जाता है। मतलब समझिए ना, जिस साइबर सिक्योरिटी के जरिए या साइबर के जरिए जो भी अपराध होता है ना, नेट इंटरनेट के जरिए, उसको साइबर अपराध कहा जाता है। जैसे मान के चले कि आपका फेस लेके किसी के फेस पे लगा दिया गया और उस व्यक्ति से खून करवा दिया गया, तो फिर खूनी कौन होगा? आप तो हो सकते हैं ना, क्योंकि आपका फेस वहां लगा दिया है ना। इसको बोलते हैं डीप फेक।
कौन सा फेक? डीप फेक इसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो झारखंड में कौन सा प्रोजेक्ट चालू हुआ था? पायलट। पायलट के अंदर कौन सा चालू हुआ? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्यों चालू हुआ था? तो सर प्रतिबिंब चालू हुआ था साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए। क्या अपराधी पकड़े गए हैं? 458 पकड़े गए हैं। अब कहानी कुछ यूं नहीं है, कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है, कहानी इससे आगे बढ़ती है। तो कहानी से आगे क्या बढ़ती है सर? तो झारखंड में पता लगा है कि झारखंड में जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं, इसके लिए जो सिम समझ रहे हैं, रिलायंस का, जियो का, वोडा का जो सिम होता है, ये सिम जो है ये बिहार और बंगाल से खरीदे जा रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है? बिहार और बंगाल में जैसे तैसे सिम मिल जाता है और यहाँ से लोग सिम खरीदते हैं और जाके गुनाह कहाँ करते हैं? झारखंड में करते हैं। तीनों सटा ही हुआ है, एकदम एक दूसरे से सटा हुआ है, तीनों का बाउंड्री। इधर से खरीदता है, इधर जाके बेचता है। तो इस पे कार्रवाई करने के लिए झारखंड सरकार ने कहा है कि हम इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे कि बिहार और बंगाल में सस्ते दामों पर और कम, मतलब मानिए ना कि कम सबूत या प्रूफ लेके जो सिम दे दिया जाता है, ये तो गुनाह है ना। अगर मान के चलिए कि मान लीजिए कि किसी को 5 रुपए में सिम ले लिए और उस सिम से हम किसी को फोन कर दिए, किसी को फंसा दिए, और मान लीजिए कि उस सिम लेके हम अगर किसी को फंसा दिए हैं, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि कल के डेट में कोई और भी कर सकता है ये काम। इसके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो झारखंड में कौन सा प्रोजेक्ट चला है? पायलट। पायलट प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट चला है? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब में कितने साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है? 458। अब मुद्दा क्या बन रहा है कि बंगाल और बिहार से जो सिम ले रहे हैं वो घुस के झारखंड में साइबर अटैक कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि साइबर अटैक झारखंड में ही नहीं हो रहा है, कल के न्यूज में देखें बिहार में भी हो रहा है। और बिहार में माने 2600 या 2700 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से मात्र 40 लोग पकड़ा गया है। कितना? 40। बाकी सब कहाँ गया? 2600 ही मामले अगर दर्ज हो तो 2560 आदमी कहाँ गया? 2600 में से 40 पकड़ा गया, 2560 कहाँ गया? बताइए। अब ये छोड़िए, बने अच्छे विधायक जो है उनका पैसा गायब हो गया है। दूसरा चीज अभी आपको चल रहा है एक चीज और, डीप फेक में आपका फेसबुक आईडी दूसरा कोई बनाएगा, ठीक है? आपका फेसबुक आईडी दूसरा कोई बनाएगा और लोगों से पैसा मांगेगा। लोग क्या समझ के पैसा दे रहे हैं कि आप हैं। एक मिनट। तो लोग क्या समझ के पैसा दे रहे हैं कि आप है, लेकिन क्या आप है? नहीं, आप नहीं है। दूसरा कोई पैसा आपसे ले रहा है और मांगने किससे आएगा पैसा? आपसे आएगा, फिर आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। इसको भी डीप फेक के ही श्रेणी में रखा गया है। 2 फेक आता है, एक डीप फेक और एक क्लियर फेक। डीप फेक में क्या होता है? आपका फेस लगा के कोई वीडियो क्रिएट कर देगा। आपका मतलब मान लीजिए ना कि ऐसा करके डीजीपी को लूटा गया है। डीजीपी समझे, डीजीपी है, रिटायर्ड डीजीपी, उनका बैंक मतलब उनका फेसबुक आईडी हैक करके और उनका फेसबुक आईडी का फेक अकाउंट बना के सिम फोटो लगा के कितना पैसा लूट लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया साइबर अपराध क्या समझ में आ गया। झारखंड में कौन सा प्रोजेक्ट है? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट के अंदर प्रतिबिंब समझ में आ गया और प्रतिबिंब साइबर अपराधी 458 पकड़ा गया, भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर्स है कि अपना इसरो जो है ना, इसरो एक पर एक छोड़ते जा रहा है रॉकेट। नया रॉकेट छोड़ा है GSAT-9, GSAT-20। अब चलते हैं इसरो पे कुछ बात करते हैं, इधर लिख देते हैं। इसरो नया रॉकेट क्या छोड़ रहा है? GSAT-20। कौन सा रॉकेट छोड़ रहा है? GSAT-20। अब GSAT-20 करेगा क्या? ये GSAT-20 करेगा क्या? तो GSAT-20 संचार उपग्रह आप समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे मान के चले कि बात करने के लिए जो फोन से आप बात करते हैं तो उसके लिए भी तो सिग्नल चाहिए, तो इसको भी संचार उपग्रह बोलते हैं। मान लीजिए कि टीवी वगैरह चलाना है, दूरदर्शन चलाना है, कोई सिग्नल वगैरह, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में टीवी के ऊपर छत पे जाते होंगे तो छत्ता लगा होता होगा। अब वो छत्ता आपके छत पे लगा हुआ है और वहां कहीं पे टीवी का जो होगा वो स्टूडियो होगा, वहां से जो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है वो आपके टीवी में कैसे पहुंच रहा है? कोई तार तो जुड़ा नहीं है, तो वो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम जाता है कहाँ? स्पेस सेंटर में, वहां सैटेलाइट लगा हुआ है और उस सैटेलाइट से आता है कहाँ? रेडिएशन आपके छत्ता पे, मतलब वो जो होता है डिश टीवी एंटीना का, उस पे। अब वहां से आपके टीवी में आता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज चलता है ना वो 1 से 2 सेकंड लेट आता है। जैसे मान के चले ना कि अगर टीवी में लाइव चल रहा है तो वहां एक बॉल पहले फेंका जाएगा, फिर आपके टीवी में बाद में एक बॉल आएगा। समझ में आ रही है? तो इसके लिए तो इसरो ने किस सैटेलाइट को छोड़ा है? GSAT-20। ये कौन सा सैटेलाइट है? संचार उपग्रह सैटेलाइट है। कौन सा? GSAT-20 कौन सा सैटेलाइट है? संचार उपग्रह सैटेलाइट है। कोई दिक्कत है? अब समझते हैं। संचार उपग्रह सैटेलाइट क्या इसरो ने खुद छोड़ा है? नहीं, इसरो ने खुद नहीं छोड़ा है। इसरो ने किसकी मदद से छोड़ा है? SpaceX के मदद से छोड़ा है। किसके मदद से? SpaceX के मदद से। SpaceX कौन है? एलोन मस्क की कंपनी है। किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। एलोन मस्क की कंपनी का रॉकेट है फाल्कन 9। कौन सा है?
फाल्कन 9, यही फाल्कन 9 आपका GSAT-20 को भी लेके जाएगा। GSAT-20 किसका उपग्रह है? इसरो का। इसरो के उपग्रह को कौन लेके जा रहा है? स्पेस एक्स का कंपनी। स्पेस एक्स का कंपनी का मालिक कौन है? एलोन मस्क। एलोन मस्क मतलब एलोन मस्क की जो कंपनी है कौन सी है? स्पेस एक्स। ये कौन सा रॉकेट छोड़ेगा? फाल्कन 9। यही फाल्कन 9 में इसरो का अपना GSAT-20 उपग्रह जा रहा है। और GSAT-20 उपग्रह किसके लिए जा रहा है? तो संचार उपग्रह के लिए जा रहा है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और आपको बताना चाहते हैं, एक और रॉकेट छोड़ा गया है। एक सेकेंड मुझे, ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, ये छोड़ा गया है परसों। ये परसों छोड़ा गया, ये इसरो ने खुद छोड़ा है। इसरो ने क्यों छोड़ा है? तो भारत मतलब स्पेस में स्वच्छ ईंधन के लिए छोड़ा है। स्वच्छ ईंधन का मतलब बैटरी है, ये सेल पे आधारित है, ये बैटरी पे आधारित क्या बोलते हैं, सैटेलाइट है। एक सेकंड रुकिए, हम इसको मिटा देते हैं, फिर से आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो का नया उपग्रह छूटा है। कौन सा उपग्रह? इसरो का नया उपग्रह छोटा गया, PSLV रॉकेट से गया। क्या? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। अगर इसको शॉर्ट में देखें तो आपका हो जाएगा PSLV OEM 3। कोई दिक्कत है? PSLV OEM 3, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 कितना वाट का है? 1000 वाट का, सॉरी 100 वाट का। कितना वाट का है? 100 वाट का। ये करने क्या जा रहा है? ये करने क्या जा रहा है? तो पता है, ये आपका जाएगा स्पेस में, वहां पे स्वच्छ ईंधन के लिए। स्वच्छ ईंधन मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारा रॉकेट जो जा रहा है उसमें फ्यूल भरा जा रहा है। फ्यूल भरने का मतलब तेल, और तेल जाएगा वहां तो क्या लगता है, प्रदूषण नहीं फैलाएगा? जरूर फैलाएगा। तो फिर ये क्या कर रहा है? तो सर ये क्या तेल नहीं ले जाएगा? जी नहीं, बैटरी 100 वाट बैटरी कहाँ ले जाएगा? स्पेस में। कहाँ? स्पेस। 100 वाट का बैटरी। और बैटरी क्या करेगा? समझिए, अगर भारत को इन फ्यूचर स्पेस सेंटर स्थापित करना हो ऊपर स्पेस में, तो क्या लगता है इस पे नहीं बना सकता है? कोई प्रॉब्लम भी होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसरो का भी 4-5 मिशन हमेशा याद रखिएगा। इस पे हम एक क्लास लेंगे, जरूर लेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, इस पे हम पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तो कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहला एक मिशन, और हाँ, कल आपका आदित्य L1 भी पहुंच गया है। आदित्य L1 भी पहुंच गया है कल। आदित्य L1 सर कहाँ गया है? तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1। ये पॉइंट कितना होता है? तो 5 होता है। कितना पॉइंट होता है? 5 पॉइंट होता है। कैवा पॉइंट पे गया है? पहला पॉइंट पे गया है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 लाख किलोमीटर दूर गया है। कितना किलोमीटर? 15 लाख किलोमीटर दूर गया। क्यों गया है? तो सूर्य के बाहरी सतह का अध्ययन करेगा। सूर्य के बाहरी सतह का अध्ययन करेगा। आप समझिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है पॉइंट क्या होता है। आपको हम पॉइंट भी बताते हैं। देखिए, जैसे ये सूर्य भगवान होगा और ये पृथ्वी हो गई, तो यहाँ पे होता है पॉइंट 1, यहाँ होता है पॉइंट 2, यहाँ होता है पॉइंट 3, यहाँ होता है इससे कॉर्नर पे पॉइंट 4, और यहाँ होता है पॉइंट 5। अब बताइए आदित्य L1 कहाँ गया है? पॉइंट 1। आदित्य L1 कहाँ गया है? पॉइंट 1। मतलब पृथ्वी से देखिए इतने दूरी तय कर रहा है, बस इतना ही दूरी तय कर रहा है। इतना ही दूरी कितना किलोमीटर है? 15 लाख किलोमीटर। कौन तय कर रहा है? आदित्य L1। 6 जनवरी को पहुंचेगा, पहुंच गया। 6 जनवरी को पहुंच गया। छूटा था कितना? 2 सितंबर को। कितना तारीख को छूटा था? 2 सितंबर को। पहुंचा कितना तारीख को? 6 जनवरी को। और समझिएगा, एक सैटेलाइट आपका इसी मंथ में गया है 1 जनवरी को। कितना जनवरी को? 1 जनवरी को। एक्सपोसेट। क्या है? एक्सपोसेट। इसका फुल फॉर्म था एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। एक सैटेलाइट ये छूटा है, एक्सपोसेट। एक सैटेलाइट आपका हमने अभी बताया ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। एक सैटेलाइट थोड़ी देर पहले बताया GSAT-20। ये था संचार के लिए, ये है आपका बैटरी वाला, और ये आपका आदित्य L1 सूर्य के सतह का अध्ययन के लिए। ये एक्सपोसेट गया था, ये ध्यान में नहीं आ रहा, इसका भी हम आगे बना देंगे, इसका भी वीडियो बता देंगे। एक्सपोसेट। उसके बाद एक गया है चंद्रयान 3। उसके बाद एक अभी आपका 2024 में जो है ना, उसका रेडी हो रहा है गगनयान का।
गगनयान का, 2025 में गगनयान भी जाएगा। तो इसरो का जो सब मिशन है ना, सब मिशन अभी चल रहा है, कुछ मिशन अभी चल रहा है और कुछ मिशन अभी चलने वाला है, कुछ मिशन आने वाला है। इसरो 2023 तक विश्व के नासा जो है एकदम स्पेस सेंटर उसके बराबरी कर लेगा। कौन? इसरो। इसके लिए इसरो अभी टेक्नोलॉजी के मामले में धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी उतना विकास नहीं किया है लेकिन धीरे धीरे विकास की राह पे चल रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसरो के 5-6 मिशन याद रखिएगा, जी से 20, उसके बाद अभी आ गया आपको PSLV एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, सॉरी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, उसके बाद एक हो गया एक्सपोसेट एक्सरे पॉलीमीटर, उसके बाद एक हो गया आपका चंद्रयान 3 जो 2023 में गया, जो लेटेस्ट गया। लेटेस्ट एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं व्यक्त होती है और आपको करंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लेना, वो हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अभी आपका गगनयान, इसरो ने क्लियर कहा, इसरो के जो अध्यक्ष के सोमनाथ, उन्होंने क्लियर कहा है कि 2024 में हम लोग गगनयान लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2024 में गगनयान की तैयारी करेंगे। तो हम लोग गगनयान लॉन्च कब करेंगे? तो हम लोग गगनयान लॉन्च 2025 में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसरो वाला समझ में आ गया, इसरो का पूरे क्लियर हो गया ना। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि इस गगनयान क्या करेगा, ये आदित्य L1 क्या करेगा, इस पे हम एक स्पेशल वीडियो आपके चैनल पे डाल देंगे। इसलिए चैनल को शेयर कर दीजिए और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पुराइए, जिसके बाद आपका लाइव क्लास चलेगा। 100 या जितना हो सके एकदम शेयर कीजिए। 7 सब्सक्राइबर कम है, 7 सब्सक्राइबर अभी की अभी पूर जाने चाहिए। आप लोग की मेहनत होगी तभी। 4 बजे शाम तक आप 100 करवा दीजिए, जिससे 4 बजे शाम में आपकी हिस्ट्री की कक्षा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स अपना है कि 17 से 20 जनवरी, कितना जनवरी? 17 जनवरी से 20 जनवरी विज्ञान महोत्सव होने वाला है। कौन सा महोत्सव? विज्ञान महोत्सव। सर कहाँ होने वाला है? हमको भी भाग लेना है। तो चले जाइए आप प्रगति मैदान, प्रगति मैदान, भारत मंडपम, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली। इसमें सर होगा क्या? तो इसमें जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी कॉलेज हैं जो साइंस पे आधारित हैं, जो कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, जितने भी विदेशी कॉलेज हैं, 17 से 23 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। कितने से कितने? 17 से 23 देश, मानिए ना 20 एवरेज 20-21 देश इसमें भाग लेने वाले। किसमें? विज्ञान महोत्सव में। कब से कब हो रहा है? 17 जनवरी से 20 जनवरी। हमेशा याद रखिएगा बाबू, 17 जनवरी टू 20 जनवरी कौन सा महोत्सव? विज्ञान महोत्सव। कहाँ हो रहा है? तो प्रगति मैदान, भारत मंडपम में। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला न्यूज है कि 802 करोड़ का डील साइन किए हैं राजनाथ सिंह 2 कंपनियों के साथ। एक कंपनी है जुपिटर लिमिटेड और एक कंपनी है BEML लिमिटेड। कौन कौन सी? जुपिटर लिमिटेड और एक है BEML लिमिटेड। इन 2 कंपनियों के साथ कितना करोड़ का डील साइन किए हैं? 802 करोड़ का। किस कौन साइन किए हैं? राजनाथ सिंह। कौन है सर? रक्षा मंत्री, यही तो नहीं है? कमेंट कीजिएगा आप लोग, अभी भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आप लोग को कमेंट क्या करना है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हम जानते हैं कि थोड़ा सा आवाज जा रहा होगा बाहर का, लेकिन क्या करें, रात में लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है और दिन में जो गाड़ी चलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। कमेंट आप लोग भर के रख दीजिए कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कमेंट में हमको जवाब चाहिए। जिसका पहला आंसर होगा उसका नाम हम कल के क्लास में अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन 2 ये रहेगा कि आप बताइएगा कि राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट जो बनाया गया है, उस ट्रस्ट का नाम क्या है। और दूसरे बताइएगा अपने भारत के अभी रक्षा मंत्री कौन है। ये कमेंट भर जाना चाहिए इससे पूरे से, ठीक है। कि जितने लोग देखिए सारे लोग कमेंट कीजिए, कमेंट ठोकिए कि सर ये है ये है ये। जिसका पहला कमेंट आएगा उसका नाम कल वीडियो में अनाउंस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जुपिटर लिमिटेड और BEML लिमिटेड से 802 करोड़ का राजनाथ सिंह साइन किए हैं। क्या लेंगे? पकौड़ा? जी नहीं। खिलौना? जी नहीं। क्या लेंगे? मिसाइल लेंगे। क्या लेना है? मिसाइल वगैरह लेना। रक्षा बजट के लिए साइन किए। मिसाइल लेंगे, गोला बारूद, हथियार, बंदूक, AK-47 जो भी बंदूक है वो सब किससे ले रहा है? ये 2 कंपनी से। कितना का साइन किया है? 802 करोड़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि शुक्ला। कहिए सर हम क्या करें, रश्मि शुक्ला है तो। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की, कहाँ की?
महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है, पहली महिला डीजीपी कहाँ की बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। ये वन लाइनर करंट अफेयर्स है और ये पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। रश्मि शुक्ला कहाँ की पहली महिला डीजीपी बनी है? महाराष्ट्र की। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। कहाँ की बनी है? पहली महिला डीजीपी कहाँ की बनी है? महाराष्ट्र की बनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपका न्यूज है कि 8 इंडियंस गेट 60 days टू कॉन्टेस्ट कतर जेल टर्म्स। मतलब 8 इंडियन 60 days टू कॉन्टेस्ट कतर जेल टर्म्स। इसका मतलब होता है कि 8 जो भारतीय थे कतर में, उनको 60 दिन के लिए जेल टर्म से अपील करने का अधिकार मिल चुका है। ठीक है, जैसे मान के चले कि जेल में फांसी का सजा उनको कम किया गया था और कम सजा दिया गया था, तो उसके बाद उनको कितना दिन अपील के लिए दिया गया है? 60 दिन। वो चाहे तो 60 दिन में ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं और न्यायालय का जो फैसला होगा वो उनको मानना होगा। कितना दिन अपील के लिए मिला है? 60 दिन अपील के लिए मिला है। अगला करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि महाराष्ट्र गिव्स ओपीएस ऑप्शन टू शेफर्ड्स हु ज्वाइंड गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर नवंबर 2005। मतलब देखिए, महाराष्ट्र गिव्स ओपीएस ऑप्शन। ओपीएस ऑप्शन कहने का मतलब समझिए। सबसे पहले ओपीएस क्या होता है, इधर लिखते हैं। ओपीएस का फुल फॉर्म होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस का फुल फॉर्म ओल्ड पेंशन स्कीम। किसको ऑफर किया है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। किसको? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफर किया है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में, कमेंट खुला हुआ है, जल्दी जल्दी भरिएगा कमेंट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? बस अब ये लिख डालिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। हम आप पे छोड़ते हैं, कल की क्लास में हम इसका उत्तर जरूर देंगे। महाराष्ट्र में देखिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम महाराष्ट्र में लागू हुआ है। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। लेकिन कहानी वो यहाँ दिक्कत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया है, जैसे पहले आपको पेंशन मिलता था वैसे आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन कहानी इसमें थोड़ा सा चेंज है। और कहानी क्या चेंज है बाबू इसमें? तो कहानी ये चेंज है कि जो भी ऑफिसर नवंबर 2006 के बाद भर्ती हुए होंगे उन्हीं को दिया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम। सॉरी, नवंबर 2006 नहीं होगा बाबू, नवंबर 2005। नवंबर 2005 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसर भर्ती हुए होंगे उनको मिलेगा पेंशन। जो लोग नवंबर 2005 से पहले भर्ती हुए होंगे उनको पेंशन का कोई अधिकार नहीं है। नवंबर 2005 के बाद जो लोग भर्ती हुए होंगे कहाँ? गवर्नमेंट जॉब में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। उनको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। कोई दिक्कत है? महाराष्ट्र ने चालू किया है कौन सा स्कीम? ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके तहत नवंबर 2005 से पहले होने वाले अधिकारियों जो भी भर्ती हुए होंगे उनको पेंशन दिया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स हमको मिल रहा है कहां से? तो अगला करंट अफेयर्स हमको मिल रहा है राजस्थान से। तो सर राजस्थान में जब से भजन लाल जी बने हैं ना मुख्यमंत्री, तब से सब तहलका मचा दी है। क्या लिख रहे थे हम भी? राजस्थान में जो पहले जो मिलता था वो इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा गांधी जो रसोई योजना चल रहा था राजस्थान में, जिसके तहत लोगों को खाना वाना मिलता था, जो भी मिलता था, उसका नाम मुख्यमंत्री जी बदल दिए। अब देखिए बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से नाम की तो अदला बदली चल ही रही है। और नाम की अदला बदली कैसे चल रही है वो आपको भी पता है, एकदम नाम की पूरे तहस नहस करके चल रहा है। तो जब से राजस्थान में सरकार बने हैं ना तब से एकदम पूरे उलट पुलट चल रहा है। तो राजस्थान में पहले था इंदिरा गांधी रसोई योजना। क्या था? इंदिरा गांधी रसोई योजना। कौन सा योजना था? इंदिरा गांधी रसोई योजना। अब इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदल के कर दिया गया है अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदल के कौन सा रसोई योजना कर दिया गया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला करंट अफेयर्स आपके लिए आता है। इस छोटे पे क्या बात करेंगे, इस तो वन लाइनर है, इस पे तो समझिएगा। इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। अब अगले करंट अफेयर्स के लिए बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है नेवी थ्रॉट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। नेवी थ्रॉट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। सर हाईजैकिंग का नाम ही सुन रहा है सर, हाईजैक हो गया, लेकिन क्या हुआ समझिए।
लाइबेरिया का एक जहाज आ रहा था, कहाँ का? लाइबेरिया का। लाइबेरिया का एक जहाज था, ठीक है, जिस पे झंडा किसका लगा हुआ था? लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। समझिएगा, लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, लाइबेरिया का जहाज था, लेकिन समझिए उसमें जो 15 जो सैनिक थे, वो 15 जो कोस्ट गार्ड थे, वो 15 जो नेवी के कमांडो थे, वो भारतीय थे। कौन थे? भारतीय थे। उनपे 4-5 लुटेरे चढ़ते हैं। समझिएगा, लाइबेरिया का जहाज था, किसका? लाइबेरिया का। झंडा किसका लगा हुआ था? लाइबेरिया का। लेकिन उसमें 15 कौन थे? भारतीय। अब भारतीय है मतलब इंडियन घुसेगा ही घुसेगा, इंटरफेयर करेगा ही करेगा, जिसके लिए आप लोग के बीच करंट अफेयर्स भी लाए हैं, भारत का तभी लाए हैं। समझिए, लाइबेरिया का जहाज था, उस पे चढ़े आतंकवादी, 5-6 चढ़े, बंदूक लेके चढ़े और एकदम पूरे अटैक करना शुरू किए, जिसमें 15 क्या थे? इंडियन थे। किसी को उन्होंने मारा नहीं। इंडिया में फोन आया, इंडिया के जो चीफ जनरल थे नेवी के, वो भेजे मार्कोस कमांडो को। कौन से कमांडो को? मार्कोस कमांडो को। तो यहां से गया कौन जहाज? INS चेन्नई। कौन जहाज गया था? INS चेन्नई। INS चेन्नई गया। भाई मानिएगा, INS चेन्नई में लगभग मानिए ना मार्कोस सिर्फ भरे हुए थे, और मार्कोस को ना पानी का मगरमच्छ कहा जाता है। अगर एक मार्कोस उतर जाता है तो वहां से 10 गो मगरमच्छ भी भाग जाएगा, इतना खतरनाक कमांडो होते हैं मार्कोस। जाते ही मार्कोस जब ये जहाज पे पहुंचे ना, तब तक सब भाग गया। नाम सुना ना खाली कि मार्कोस आ रहा, तब तक भाग गया। अरेबियन सी में अभी ऐसा चल रहा है। अरेबियन सी में क्यों चल रहा है? तो कुछ दिन पहले आपको कहानी सुने होंगे, यमन का जो आतंकवादी संगठन हुती है, वो एकदम पूरे बोले ना धोती खोल के दौड़ रहा है एकदम पूरे, कि ना हम जो जहाज आएगा उसका लुटवे करेंगे, जो जहाज आएगा लूटेंगे ही, जिसके वजह से सारे देशों ने अपने जहाज को सुरक्षा के लिए लगाया है लाल सागर में। अब लाल सागर शॉर्टकट रास्ता है, हम कभी नक्शा का क्लास लेंगे तो आपको लाल सागर भी हम समझाएंगे क्या होता है लाल सागर। तो लाल सागर शॉर्टकट रास्ता है, इसलिए भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर, पावल मंडप जल संधि, अदन की खाड़ी होते हुए जहाज चले आते हैं, नहीं तो पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ेगा जहाजों को। अब लाल सागर के पास देश पड़ जाता है यमन, और यमन में आतंकवादी संगठन है हुती, वो पूरे जहाज को लूट लेता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जहाज पे बम, अब पहले होता था ना कि सोमालिया था, पहले सोमालिया देश पड़ता है वहां लाल सागर के पास, तो सोमालिया देश बंदी बनाता था जहाज को, लूटता मतलब मारता नहीं था, बंदी बनाता था। यमन वाला क्या कर रहा है कि ड्रोन से बमें गिरवा दे रहा है, जहाज को खत्म करवा दे रहा है, और बहुत सारे जहाज पे गिरवा भी दिया है। वो कम था कि 4-5 को बंदी बना लिया। तो यहाँ से इस बार अपना मोदी सरकार पूरे क्लियर है कि इस बार अगर होगा हमला तो छोड़ा बक्सा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से भेजा किसको गया था? मार्कोस कमांडो को। लेकिन वहां पे से सारे लोग छोड़ के भाग गए। कहां पे हुआ था? लाइबेरिया का जहाज था, अरेबियन सी में हुआ है। कहां हुआ है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3% NSO डेट। इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.3% NSO डेट्स। सबसे पहले समझते हैं कि NSO क्या होता है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये क्या मतलब जारी करता है? तो जीडीपी जारी करता है। जीडीपी एडवांस, हम समझिएगा इकोनॉमिक्स जब आपको हम पढ़ाए थे तो उस टाइम हम बताए थे कि एडवांस एस्टीमेट जो होता है वो जनवरी में जारी होती है, और फाइनल जो एस्टीमेट होता है वो मार्च में जारी होती है। ठीक है, एडवांस एस्टीमेट कब जारी होती है? जनवरी में, और फाइनल एस्टीमेट कब जारी होती है? मार्च में। तो अभी अपना क्या जारी होने वाला है? एडवांस एस्टीमेट, जो जारी हो चुका है। किसने जारी किया है? NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जीडीपी की एडवांस एस्टीमेट जारी की है। कहा गया है कि 2023-24 में जीडीपी कितना में 2023-24 में जीडीपी जो मार्च में फाइनल होने वाला है, वो 2023-24 में जीडीपी 7.3% रहने की उम्मीद लगाया जा रहा है। क्या सर रियल है, क्या नॉमिनल है? तो सबसे पहले समझते हैं रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जब भी कभी प्रोडक्शन आपका उसी वर्ष का हो और जो प्राइस हो वो आधार वर्ष का लिया जाए और तब निकाला जाए जीडीपी, तो आपका जीडीपी रियल होगा। और जब भी कभी प्रोडक्शन भी उसी वर्ष का और मूल्य भी उसी वर्ष का हो, तब नॉमिनल जीडीपी होता है। तो ये किस जीडीपी का मान निकाला गया है? रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी का वैल्यू कितना दिया गया है? 7.3% 2023-24 में। ये क्या है सर? ओरिजिनल एस्टीमेट है जी? नहीं, ये एडवांस है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। फाइनल कब होगा? मार्च में आएगा। फाइनल कब आता है? मार्च में आता है। और अभी जो आया है वो क्या है सर? तो वो एडवांस है। आसार लगाए जा रहे हैं कि 2023-24 में जो जीडीपी है वो कितना होगा? 7.3%। एनी दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए बाबू, ये रियल जीडीपी है, नॉमिनल नहीं है। और रियल जीडीपी में बेस ईयर मान के निकाला जाता है, और वर्तमान में बेस ईयर कितना है वो भी आपको हम बता देते हैं। वर्तमान में बेस ईयर 2011 और 12 को माना गया है। 2011-12 बेस ईयर है, मतलब अभी जो हम लोग का जीडीपी निकलता है उसमें बेस ईयर कितना रहता है 2011-12, मतलब प्राइस कितना का रहता है 2011-12 का, और प्रोडक्शन कब का रहता है अभी का। मतलब इस साल जितना उत्पादन हुआ होगा उतना को गुना किससे करेंगे 2011-12 के प्राइस से। और नहीं तो सोचो कि इस साल का जो उत्पादन को गुना इसी साल के प्राइस से करेंगे तो महंगाई इतना बढ़ गया कि इस साल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा, हम लोग को लगेगा जीडीपी है इतना बढ़ गया, लेकिन क्या जीडीपी बढ़ा है? जी नहीं, प्राइस बढ़ गया है। तो प्राइस किससे गुना करते हैं 2011-12, किस ईयर से? बेस ईयर से। चेंज होने वाला ही होगा, लेकिन विपक्ष में कोई अच्छा नेता रहे तब तो इसको चेंज करवाए। नेता ठीक है नहीं है, चेंज काहे करेंगे, मोदी जी निकाले जा रहे हैं निकाले जा रहे हैं। खैर आप लोग पे छोड़ते हैं, हम अगले करेंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। भूटान में एक जू है, वन विहार नेशनल पार्क, कहाँ पे है? भूटान में, समझिएगा। भूटान में एक जू है, वन विहार नेशनल पार्क। क्या सर क्या फर्क पड़ता है भूटान में, तो हम लोग लेके क्या करेंगे? एक मिनट, सॉरी। देखिए भूटान में एक जू है, वन विहार नेशनल पार्क। इसमें एक भालू मर गया। कहेगा वाह सर वाह, बताए इतना बड़का और न्यूज वो इतनी छोट। सर बहुत जुल्म करते हैं सर एक तब पहले से कुछ समझ आता नहीं है और ऊपर से आप उठा के ले आए हैं कि भूटान में एगो भालू मर गया है। सर क्या हो गया है समझिएगा। वो भूटान का जो भालू था 36 साल का था। कितना साल का? 36 साल का बुढ़वा भालू था। और बुढ़वा भालू का नाम था बबलू, समझिए। सॉरी जिन लोगों का नाम बबलू हो उनसे माफी चाहेंगे, लेकिन यही था। भूटान में वन विहार नेशनल पार्क में नेशनल का एल छूट गया, नेशनल पार्क में बबलू नामक भालू मर गया। और वो कितना वर्ष का था? 36 वर्ष का। जोक सपाट, ये सही न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज आपका सही है, दिस न्यूज इज रियल। इसलिए भूटान वन विहार नेशनल पार्क में कितना वर्ष का भालू मरा है? 36 वर्ष का भालू मरा है। कहाँ मरा है? भूटान में। चलिए अगले करेंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करेंट अफेयर्स आपका है, छोटा सा करेंट अफेयर्स है, वो जगह तो है नहीं, इसको मिटा देते हैं फिर आपको हम बताते हैं। चलिए आ जाते हैं हर क्लास की तरफ, अपने क्लास के अंतिम पड़ाव पे। अंतिम पड़ाव में आपके लिए ये 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, जिसका देख लीजिए आज का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। एक बार और सुन लीजिए, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। एक चीज और मस्ट इंपोर्टेंट, जगदीप धनखड़ को मैन गॉड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। गॉड ऑफ ईयर या गॉड ऑफ मैनर होगा, ध्यान से उतर रहा है, कुछ ऐसे कहा गया है, गॉड ऑफ मैनर जगदीप धनखड़ को। उपराष्ट्रपति हैं अपने, जगदीप धनखड़ कौन है? अपने उपराष्ट्रपति, ठीक है, जगदीप धनखड़ अपने उपराष्ट्रपति हैं। एनसीसी गणतंत्र शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? बीच गेम्स मतलब समझ रहे हैं? बीच, वो पुल वाला बीच, समुद्र वाला बीच, घोघला बीच पे उद्घाटन किया। कौन से बीच पे? घोघला बीच पे। किसने? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कादियाल सरिया ने किस राज्य से संबंधित है? कादियाल सरिया ये नाम है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई का टैग मिला है? पश्चिम बंगाल से जीआई का टैग मिला है हाल ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, इसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स एक बार और दोहरा देते हैं। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। अगला बढ़ते, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? घोघला बीच पे। कादियाल सारिया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई का टैग मिला है? वेस्ट बंगाल से। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी को। चलिए एक चीज आपके लिए अच्छे से है कि आप जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े उसका एक कॉपी बनाए, उसमें जरूर लिखें और करंट अफेयर्स को डेली पलट के देखते रहें, क्योंकि यही है जो आपको एग्जाम में आपकी जान बनेगी। क्यों? क्योंकि सर देखिए सिलेबस तो सारे पढ़ते हैं, जितने भी कॉन्सेंट्रेट लड़के होंगे, जितने भी सीरियस लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, सारे सिलेबस करते होंगे, मैथ्स पढ़ते होंगे, रीजनिंग पढ़ते होंगे, जीके जीएस पढ़ते होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स सबका छूटता है भाई।
करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसको किसी को भरोसा नहीं है कि क्या पूछेगा, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाया कहे कि सर 15 पूछेगा तो 15 में 12 मारेंगे। लेकिन आपको वही करना है, आपको प्लस पॉइंट करंट अफेयर्स लेके जाना है, जिसके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी चैनल का सब्सक्राइबर बढ़वाइए ना जी। जितना ज्यादा बढ़ेगा ना उतना ज्यादा, बोले ना 4 बजे शाम में 100 को पूरा कि 4 बजे शाम में हम हिस्ट्री का सेशन लेके आ जाएंगे। मात्र 10 सेशन होगा, मात्र हिस्ट्री का 10 सेशन होगा, और उस 10 सेशन में हिस्ट्री पूरे रिवीजन करा दिया जाएगा। मात्र 10 सेशन में हिस्ट्री पूरे रिवीजन करा दिया जाएगा, बस शाम 4 बजे से। 100 पूर्वाई जल्दी से, 7 कम है, जल्दी ठोकिए, शेयर कर दीजिए, एकदम पूरे हो जाना चाहिए। अगर मान के चलिए कि उससे ज्यादा सब्सक्राइबर होते जाते हैं तो फिर आपका एनसीईआरटी की कक्षा भी इसी चैनल पे मिलेगी। 3 टाइम चलेगा, 3 क्लास मिलेगा इस पे, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी और प्रीविजन। कोई एक सब्जेक्ट का पकड़ के रिवीजन करा दिया जाएगा, मतलब नौकरी जरूर होगी। कोई दिक्कत है? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।